हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत श्रवण बाधित और बधिर बालक से संबंधित पाठ्यक्रम अनुकूलन किस प्रकार किया जाए, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से अगर हम बात करें, श्रवण बाधित बालक यानी ऐसे बालक जिसको सुनाई देने में समस्या हो, या बहुत कम सुनाता हो, या थोड़ा मोड़ा कम सुनाता हो, या आंशिक रूप से उसको समस्या हो, चोट लगने के कारण से या कोई बीमारी होने के कारण से ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, जो श्रवण बाधित बात यानी सुनने में समस्या उसको हो। दूसरा है बधिर बालक। बधिर बालक का तात्पर्य यह है कि जिस बालक को बिल्कुल न सुनाई दे। तो सामान्यतः जो बालक जन्म से बधिर हैं तो उसको मूक बधिर बालक कहते हैं, जिसको हम लोग सामान्यतः गूंगा कहते हैं। क्योंकि जो बालक सुन नहीं पाता है बचपन से ही, जन्म से ही, वह बोल भी नहीं पाता है। यानी पूर्ण रूप से जो बधिर होता है बचपन जन्म से ही, वह बोल भी नहीं पाता है। जो आदमी सुन लेता है वही बोल पाता है। कुछ ऐसे भी बधिर बालक होते हैं जिसको दुर्घटना के कारण से या किसी अन्य समस्याओं के कारण से उसको बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाता है, तो वो भी बालक आते हैं। तो वे बालक जिसे अगर भाषा वसा सीखा है, कुछ वर्ष का है, तो वह भाषा वसा तो जो है लिखना पढ़ना अगर जानता है तो वह काफ़ी पढ़ सकता है। तो एक प्रकार से श्रवण बाधित बालक और बधिर बालक में भी एक जन्म से होते हैं, एक जन्म के बाद से होते हैं, कुछ वर्षों के बाद किसी दुर्घटना के कारण से भी उनको पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता। ऐसे बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय यानी उनके योग्य विषय वस्तु, शिक्षण इत्यादि को अनुकूल बनाने के लिए अध्यापक को या शिक्षण अधिगम व्यवस्था को किस प्रकार से सुनिश्चित करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, उसी सब बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1 है संकेतात्मक भाषा का प्रयोग। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में एक होता है विशिष्ट बीएड, और इसी तरह से बीटीसी में भी होता है एक विशिष्ट बीटीसी। वह जो है बहुत स्पेशल कोर्स होते हैं, और उसमें जो है वो ट्रेनिंग लेने का मतलब अध्यापक एक बहुत भावनात्मक, संवेगात्मक और कार्य दृष्टि के प्रति वह बहुत सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म व्यवहार का समझ हो जाता है उसके पास। तो अध्यापक को करना क्या चाहिए कि जब विषय पढ़ाए, चूँकि बालक को सुनने में समस्या है, तो जब शब्द बोले या उसको जब भाषा सिखाए, मूक बधिर श्रवण बाधित बालक को जब भाषा सिखाए तो भाषा को बोलते समय संकेतों का भी प्रयोग करे, ताकि अगर पढ़ाते वक्त बालक जो है अगर कोई शब्द न सुन पाए तो वह संकेत के आधार पर वह शब्द लिख सके। यानी श्रवण बाधित बालक को पढ़ाते समय या किसी भाषा का ज्ञान कराते समय या अध्यापक को कोई चीज़ समझाते समय संकेतात्मक यानी हाव भाव, भौहें, आँखें, हाथों की स्टाइल इत्यादि करके भी बताने का प्रयास करना चाहिए, समझाने का भी प्रयास करना चाहिए। तब जो है वह पाठ्यक्रम उसके समझने के अनुकूल हो सकेगा। दूसरा है प्रशिक्षण शिक्षा। अगर ऐसे बालकों को सामान्य ऐसी चीज़ों का ट्रेनिंग दे देना चाहिए, या ऐसी शिक्षा के क्षेत्र देना चाहिए, या ऐसे विषय का चुनाव कराना चाहिए जहाँ पर उसको निश्चित व्यवहार, निश्चित नियम के अनुसार, निश्चित कार्य के लिए व्यवस्थित ढंग से किया जा सके। तो ऐसे संबंधी उसे शिक्षा ज़्यादा, जैसे चित्रकला है, शिल्पकला है, कताई बुनाई कढ़ाई है, कोई जो है मशीन का संचालन है, या जैसे डूइंग बाय लर्निंग यानी करके सीखने वाली प्रवृत्तियों और विषयों को ज़्यादा अध्यापक को बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, या ऐसे विषयों को इसको चुनाव में सहयोग देना चाहिए, ताकि वह जो सुनने की समस्या है वह आँखों से देख करके उसको सीख सके। क्योंकि सुनने से समस्या है तो उसको दिक्कत होगी, और देख करके सीखेगा तो वह अपने कार्य को आराम से कर लेगा। तो इसका ध्यान दे करके अध्यापक को अनुकूलन करना चाहिए। अगला है शिक्षण व्यवस्था। जैसे ऐसे बालक है कम सुनाई देता है तो आगे बैठाइए, जो मशीन आती है सुनने वाली जो मशीन आती है उसका प्रयोग कराए, और ऐसे बालकों से बार बार कक्षा में समय समय पर पूछता रहे, ताकि जो है उनको ही न लगे कि हमको अध्यापक इग्नोर कर दिया है, ऐसा न लगे। यानी शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत उसके बैठने, उसके जांच मूल्यांकन, उसका देख रेख, उसकी सोच समझ इत्यादि का हमेशा लगातार सतत मूल्यांकन मापन किया जाना चाहिए, ताकि वह बालक जो है अन्य बालकों के संग या सामान्य बालकों के संग
पढ़ने लिखने में सफल हो सके, या वह भी अपना ज्ञान सामान्य बाल को, कम से कम सामान्य बाल को इतना कर सके। तो ये शिक्षण व्यवस्था भी देना चाहिए। तो यह भी एक प्रकार का जो है पाठ्यक्रम अनुकूलन है, क्योंकि जब तक अधिगम प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है तब तक हम कम सुनाई देने वाले बालकों के लिए या बिल्कुल सुनाई न देने वाले बालकों के लिए हम प्रयास करना ही पड़ेगा, ताकि अधिगम तक जब पहुंच जाएंगे तब हमारा अनुकूलन सही माना जाएगा। आगे है विषय का चुनाव। जैसे हमने कल बताया था, इसमें विषय का विस्थापन और विषय का विलोपन, यानी ऐसे बालकों के लिए विषयों को छोड़ देने वाली भी व्यवस्था भी होना चाहिए कि चलो ये विषय नहीं आता तुम छोड़ दो, उसके स्थान पर दूसरा विषय ले लो। यानी विषयों का चुनाव को भी बढ़ावा देना चाहिए विभिन्न बोर्डों के अंतर्गत, विभिन्न संयोगों के अंतर्गत, और विषयों को छोड़ने का भी उसको अवसर या उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वह विषय का चुनाव अपने रुचि और अपने अधिगम के स्थिति के आधार पर व्यवस्थित होकर के कर सके, ताकि जो जिसमें उसकी समझ है वैसा उसको ज्ञान, वैसा उसके विषय के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। अगला यांत्रिक प्रयोग। यहाँ यांत्रिक प्रयोग का तात्पर्य है कि ऐसे किताबों का या ऐसे जगह विभिन्न साधनों का, इलेक्ट्रॉनिक जो है किताबों का, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करना चाहिए जिसमें चमक हो, क्योंकि उसको सुनाई तो देता नहीं, लेकिन जब कोई चीज़ प्रकाश से युक्त कोई भी चीज़ यंत्र होगा, या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो, या इलेक्ट्रॉनिक जो है उसकी पुस्तक हो, या फिर जो है ऐसी अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो है ध्यान बराबर जो है उस विषय के प्रति या उस व्यवस्था के प्रति, उस समझाने वाली प्रक्रिया के प्रति हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उसे हम आँखों के माध्यम से अब ध्यान खींचने की प्रवृत्ति यंत्रों के प्रयोग के माध्यम से अधिक होती जाएगी, जिससे हम कोई चीज़ सिखाने के लिए या समझाने में सफलता मिलती है। तो यंत्रों के प्रयोग के माध्यम से भी श्रवण बाधित बालक और बधिर बालकों का ध्यान या समझ विषय के प्रति हम बढ़ा सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार का अनुकूलन ही। अगला है बाल केंद्रित। ऐसे बालकों की जो शिक्षा है या जो भी हम प्रशिक्षण देते हैं, इनके सीखने की गति के अनुसार ही प्रदान करें। जैसे सामान्य बालकों के संग ऐसे बालकों को पढ़ा दिया, फिर उसके बाद स्पेशल विशिष्ट शिक्षा दे करके या विशिष्ट कक्षा के माध्यम से अलग से उनको फिर वो चीज़ बताया जाए, ताकि वह अपने गति से, अपने समझे हुए गति के अनुसार विषय को सीख सके। तो यानी ऐसे श्रवण बाधित बालकों के लिए या मूक बधिर बालकों के लिए बाल केंद्रित, यानी उस बालक को केंद्र मानकर हम विषय को बार बार या अलग से समझाने का या बताने का या उसे सिखाने का प्रयास करें, तो यह भी एक प्रकार का अनुकूलन होगा। अगला विशिष्ट विद्यालय। जैसे बालक, जिसे श्रवण बाधित बालक है, गूंगा बालक है, बिल्कुल इसे सुनाई नहीं देता है, ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय भी आता है, जहाँ पर विशिष्ट अध्यापक जो है विशेष ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेकर के उसे समझाता, बुझाता, पढ़ाता, लिखाता है। एक प्रकार से ये सांकेतिक भाषा के रूप में उन्हें अवगत करा दिया जाता है। पहले उनके सांकेतिक भाषा का विकास किया जाता है, फिर उसके बाद जो है किसी विषय का या जिस विषय में उसकी रुचि है उस विषय को समझाने का प्रयास ज़्यादा किया जाता है। तो एक प्रकार से हम कहें तो विशिष्ट विद्यालय, जिसमें संकेतात्मक, भावात्मक, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस अध्यापक का प्रशिक्षण हुआ रहता है। तो जो विशिष्ट विद्यालय है मूक बधिर या बधिर बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। मैंने भी अपने जीवन में एक बालक को देखा, बिल्कुल सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो जो है बीटेक कर रहा था। उसके पीछे जो उसका साथी था उसको संकेत के रूप में हाली अंगुलियों का इशारा करके बताता था, तो हाली कैलकुलेशन कर लेता था, अपनी सवाल लगा लेता था, ऐसे ढंग का था वो। तो इस कहने का मतलब जो विशिष्ट विद्यालय है उसमें विशिष्ट प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण दे करके अध्यापक को नियुक्त करना चाहिए, या विशेष प्रकार की योग्यता क्षमता वाले अध्यापकों के माध्यम से ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था पूर्ण रूप से बधिर बालकों के लिए किया जाना भी एक प्रकार का अनुकूलन है। इसमें आप देखेंगे कभी सरकार और कभी कभी निजी संस्थाएं भी इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं कि इससे क्या होता है कि एक बालक जिसको जो है सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं किया जा सकता है, ऐसे बालकों के कल्याण हेतु विशिष्ट विद्यालय, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट है, बहुत उपयोगी होता है।
उसके हिसाब से पाठ्यक्रम अनुकूलित करने में या उसे अधिगम कराने में। तो यह भी व्यवस्था एक प्रकार से अनुकूलन का ही रूप होती है। आगे अभिभावकों का सहयोग, ऐसे बालकों को सिखाने के लिए या प्रारंभिक शिक्षा के लिए या उसका शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप सिखाने के लिए अभिभावकों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे बालकों के हाव भाव, संकेत, क्रियाकलाप, गतिविधियों से अभिभावक प्रारंभ से यानी बचपन से ही उससे संबंधित होते हैं, जिससे अभिभावक से यदि शिक्षक सहयोग लेता है तो उसको आसानी से उसके रुचि के अनुसार उसके विषय को सिखाया जा सकता है। तो अभिभावकों की सभा, अभिभावकों को निर्देश, अभिभावकों के संग मीटिंग, अभिभावकों के संग मनोवैज्ञानिक गतिविधियों या विधियों का पालन, ये सब बता करके हम उसको एक शैक्षणिक व्यवस्था या अधिगम की व्यवस्था को निर्मित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, एक श्रवण बाधित बालक के लिए या बधिर बालक के लिए क्या है, पाठ्यक्रम अनुकूलन का ही व्यवस्था है, रूप है। आगे है विषयगत भाषा की सहायता। विषयगत भाषा की यहाँ सहायता का तात्पर्य है कि अगर श्रवण बाधित बालक या बधिर बालक, कोई भी बालक है, अगर वह किसी विषय को ज़्यादा समझता है, जिसमें उसकी रुचि है या सहज ही उसको ज़्यादा समझ में आता है, तो उस विषय की भाषाई ज्ञान कराना ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग हर विषय की डिक्शनरी भी होती है, हर विषय की क्या होती है, डिक्शनरी होती है, जिसमें उस विषय से संबंधित कठिन शब्दों का अर्थ लिखा रहता है। कोई भी भाषा हो, उस विषय की क्या होती है, अपनी डिक्शनरी होती है। जब उस डिक्शनरी को आप समझते रहेंगे तो भाषा से संबंधित अन्य गतिविधियों को समझना सरल हो जाता है। तो ऐसे बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलित करते समय अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस विषय में उसकी विशेष रुचि है या विशेष समझ में आता है या विशेष गतिविधि प्रदर्शित करता है, उससे संबंधित, उस विषय से संबंधित भाषाई विकास करने का भी प्रयास करना चाहिए। उसको अन्य लोगों से सहायता लेकर के, घर वाले लोगों से सहायता लेकर के या छात्रों से सहायता लेकर के या गैर सरकारी संगठनों से सहायता लेकर के उसके भाषाई विकास का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब आप भाषा का ज्ञान है तो आप समझ जाएंगे। जैसे अर्थशास्त्र में बहुत से कठिन शब्द आते हैं, अगर उस भाषा को आप समझते हैं तो अर्थ आपको समझ जाएंगे। इसी तरह से मूक बधिर बालक जो भी है, श्रवण बाधित बालक जो भी है या पूर्ण रूप से बधिर बालक है, वो जो भी है, उसको ये अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि इसको विषय तभी समझ में आएंगे जब विषय से संबंधित शब्दों का वह अर्थ जानता हो। तो विषयगत भाषाओं के विकास पर भी अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए, तब जा कर के श्रवण बाधित बालक और बधिर बालक, जिसको हम लोग मूक बधिर भी कह सकते हैं, मूक बधिर बालक के अनुसार शिक्षण अधिगम व्यवस्था को अनुकूलित किया जा सकता है, उसे आराम से पढ़ाया लिखाया जा सकता है। सामान्यतः श्रवण बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ भी उनको पढ़ाया लिखाया जाता है और उनको अलग से सहायता, अलग से निर्देश, अलग से व्यवहार इत्यादि को करते हुए अध्यापक उनको सामान्य बालकों के संग सिखाने का प्रयास करता है। तो इसी तरह से जो पूर्ण रूप से मूक बधिर बालक है, ऐसे बालकों में भी अच्छी खासी मानसिक योग्यता या बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं, तो वो भी सामान्य बालकों के संग पढ़ ही लेते हैं। बस उसमें ध्यान का रखना होता है कि ये भाषाई विकास और उनके रुचि यानी उनके आधार पर बाल केंद्रित शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होता है। जिसके बाद ये सब चीज़ें अगर गतिविधियाँ अध्यापक अपना करके उसके पाठ्यक्रम को, उसके विषय को, उसके समझ को अगर बढ़ावा दे तो यह अनुकूलन उसके व्यक्तित्व के विकास में सार्थक होता है, उपयोगी होता है, लाभप्रद भी होता है। मुझे उम्मीद है कि श्रवण बाधित बालक और बधिर बालक, पूर्ण रूप से जो बधिर बालक है, उन सब के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन गतिविधियों को उसे अपनाना चाहिए, उसे आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।